दिखा रहा दो। हाँ देखिए, कल मैंने आप लोगों का मैथ का टेस्ट लिया था, जिसमें नियर अबाउट 15 क्वेश्चन दिए गए थे, लेकिन 15 क्वेश्चन में 4 लड़कों की ऐसी कापी मुझे मिली जिससे हमें ये मतलब महसूस हुआ कि नहीं, वो लोग अपने से परीक्षा दिए हैं। कारण ये था कि 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, बहुविकल्पी प्रश्न जो थे, उसमें तो कन्फर्म है कि आप लोगों ने नकल किया होगा, लेकिन उस नकल से काम चलने वाला नहीं है। दूसरे का देख करके ट्रिक मार लिए होंगे कि नहीं विकल्प सही है, लेकिन वास्तव में वो कैसे सॉल्व होकर के ट्रिक में आएगा ये आपको पता नहीं होगा अगर नकल देखे होंगे तो। ठीक है, फिर भी नए लड़कों में 2 लड़के बहुत बढ़िया हैं, लेकिन देवेंद्र आप थोड़ा सा लो हो गए हो इस बार। आपको मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी पहले उसको सुधारिए, राइटिंग को। चलिए देखिए, जो आपको टेस्ट दिया गया था उस टेस्ट के क्वेश्चनों को हल किया जा रहा है। टेस्ट में क्या क्वेश्चन दिए गए थे? टेस्ट पेपर का आपको बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्वेश्चन दिया गया था कि यदि गोले का व्यास d हो तो उसका आयतन होगा। ये क्वेश्चन नंबर मैंने 1 दिया था आपको। कह रहा है कि यदि गोले का व्यास d हो तो उसका आयतन होगा। इसमें मैंने आपको 4 विकल्प दे रखा था, 4 ठो विकल्प आपके पास था। पहला विकल्प था आपका 1/3 पाई d का क्यूब। एक विकल्प था 1/24 पाई d का क्यूब। तीसरा विकल्प था 4/3 पाई d का क्यूब। और चौथा विकल्प था 1/6 पाई d का क्यूब। यही 4 विकल्प थे। हमें क्या पता है? हमें पता है कि यदि गोले का व्यास d हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमको गोले का व्यास दिया है, गोले का व्यास d है, तो हमको आयतन निकालने के लिए त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा हो जाएगा। इसलिए गोले का आयतन क्या होगा? इसलिए गोले का आयतन बराबर 1/3 पाई r का क्यूब। 1/3 पाई गुणते r, जबकि आपने r का मान निकाल रखा है d/2। अब इसके वैल्यू को अगर रखते हैं तो d/2 का क्यूब हो जाएगा, जो हो जाएगा 1/3 पाई गुणते d का घाते 3/8। सॉरी, ये गलत लिखा गया है, सॉरी। गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई होता है। तो इस कंडीशन में अब इसको 4 से इसको काट देते हैं, 2 हो गया। रिजल्ट आपको मिलेगा 1/6 पाई d का क्यूब। यही आपका विकल्प सही है, यानी आपका ये विकल्प चौथा सही था। सवाल नंबर 2 दिया गया था, ये पहला सवाल था। सवाल नंबर 2 दिया गया था कि 1 से 10 के बीच, यानी संख्या 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्याओं। दूसरा सवाल आपको दिया गया था कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था। इसमें आपका विकल्प था 4 ठो, जिसमें पहला विकल्प था, दूसरा विकल्प था, तीसरा विकल्प था, चौथा विकल्प था। पहला विकल्प आपको दिया गया था 12.9, दूसरा था 13.9, तीसरा था 13.2 और था 14.3। कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ख्याल करना है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो आपको हमने कई बार बताया है कि अभाज्य संख्याओं का गिनती करते समय हम उसमें 1 की काउंटिंग नहीं करते हैं। तो लिखेंगे प्रथम 10
सबसे पहले लिखेंगे प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं क्या होंगी। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य का आशय आपको पता है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक खुद वह संख्या होती है और दूसरा एक होता है। तो इस कंडीशन में प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखते हैं तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। तो कट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 19 के बाद 20 होगा, 21 23 होगा और उसके बाद 29। यही 10 संख्याएं होंगी। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 ये प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का आशय हमने आपको बताया है कि वो संख्या जो 1 से कटती हो और स्वयं से कटती हो। तो इन्हीं संख्याओं का हमें समांतर माध्य क्या करना है, निकालना है। तो जब समांतर माध्य निकालेंगे तो आपको पता है कि सभी पदों का योग और बटा में पदों की संख्या, ये फार्मूला है। तो कन्फर्म है कि संख्याएं हमने 10 ठो लिखा है ना। अब इनका योग कर लेते हैं। जब योग करते हैं तो क्या होता है उसको देखें। नियम के अनुसार अगर चलते हैं तो इस तरह से करते चलेंगे कि ये तुरंत आपका सवाल आ जाए। देखिए कैसे करते हैं। देखिए जैसे ये हो गया, मानकर 23 और 17 को अगर जोड़ते हैं तो 40 रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। 19 को और 11 को अगर जोड़ लेते हैं तो 30 मिल गया। 13 और 7 को जोड़ लेते हैं 20 मिल गया, समझ रहे हैं ना। और 29 और ये में 4 बचा है, 29 मतलब हाई तो हो ही गए हैं। 19 11 से मिल गया है, 17 23 से मिल गया है, 13 7 से मिल गया है। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8 8 2 10 10 और 29 39 ऐड कर लेंगे, 9 हो जाएगा। 6 4 10 2 12 यानी इनका योगफल 129 होगा। 10 से डिवाइड कर देंगे, इसका रिजल्ट 12.9 यानी इसका पहला विकल्प आपका क्या था, सही था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग ये विकल्प वाला जो क्वेश्चंस हैं उनको पूछ करके लगा लिए होंगे, लेकिन ये काफ़ी नहीं है कि आप पूछ करके लगा लिए हैं तो कोई बड़ा काम कर दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। सवाल नंबर नेक्स्ट था, एक सवाल दिया गया था तीसरा क्वेश्चन कि 5 + 8x ऋण 7x का स्क्वायर इक्वल टू 0 में मूलों का योगफल होगा। इसमें आपका विकल्प 4 ठो दिया गया था। विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 4। इसमें दिया गया था 8/5, फिर दिया गया था ऋण 7/5, सॉरी ऋण 7/8, फिर दिया गया था 60/8 और दिया गया था 8/7। तो ये जो हमारा समीकरण है, सबसे पहले इस समीकरण को हम दुरुस्त लिखते हैं। तो समीकरण हमको ये दिया गया है 5 + 8x ऋण 7x का स्क्वायर इक्वल टू 0, जबकि इसका वास्तविक रूप द्विघात समीकरण का ये होता है ax² + bx इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसके व्यवस्थित को हम सही कर लें। तो कन्फर्म है कि ऋण 7x² + 8x + 5 इक्वल टू क्या होगा, 0। मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। सूत्र होता है -b/a, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर करते हैं तो -b का मान क्या है, 8 है, ठीक है ना, और बटा में a का मान ऋण 7 है। आपस में दोनों क्या हुए, कट गए, रिजल्ट हुआ 8/7। यानी विकल्प आपका कौन सा सही, चौथा सही। 4 नंबर का विकल्प था ये।
अगला सवाल दिया गया था कि एक वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है। कहता है चौथा सवाल कि एक वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है उनके आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। यानी आपके पास दो ठो फिगर है, एक वर्ग है, एक वर्ग आपको दिया गया है, एक वर्ग था और एक वृत्त था। तो कन्फर्म है कि जो वृत्त होता है उसमें त्रिज्या होती है और वर्ग में क्या होता है, भुजा होती है। ठीक है, तो ये आपका वर्ग है और ये वृत्त है। इसका विकल्प आपके सामने चार्ट को दिया गया था। पहला विकल्प था रेशियो का 11/14। दूसरा विकल्प आपका था 11/10। तीसरा आपका विकल्प था 13/15 और चौथा आपका विकल्प था 17/19। तो हमें क्या करना है, अब इसमें से हमारा कौन सा विकल्प है, हमें इस वर्ग और वृत्त के आयतनों में अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम लिखते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा वर्ग है इसकी भुजा ए है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वर्ग का परिमाप अगर लिखते हैं तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो कन्फर्म है 4 गुणित भुजा होता है, यानी 4a हो गया। ठीक है, अब क्या है, वृत्त की परिधि कह रहा है कि यह जो वर्ग का परिमाप है यानी 4a का जो वैल्यू है वह वृत्त की परिधि यानी 2πr के मान के क्या है, बराबर है। इसका मतलब वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है, वृत्त की परिधि। तो इस कंडीशन में वर्ग का परिमाप 4a है बराबर वृत्त की परिधि का मतलब 2πr। ठीक है, कन्फर्म है कि हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए r की और इसके a की जरूरत होगी। तो इस कंडीशन में अगर चलते हैं हम, तो हम अब क्या करेंगे, r का मान a के वैल्यू में निकालेंगे। तो r बराबर क्या होगा, r बराबर होगा 4a में 2π। इसको काट देंगे तो कन्फर्म है कि ये हो जाएगा a में 2π। किसका मान हुआ, r का मान। अब क्या निकालिए, वर्ग का क्षेत्रफल। आयतन का मतलब क्षेत्रफल है, बात समझ रहे हैं ना। वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब भुजा का वर्ग। ठीक है ना, तो भुजा का मतलब a का वर्ग हो जाएगा क्योंकि भुजा a माने हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल या आयतन का मतलब πr का स्क्वायर। यही सूत्र होता है, πr का स्क्वायर। तो ये पाई तो रहबे करेगा गुणते, ठीक है ना, r का स्क्वायर। ठीक है ना, तो r का मतलब हाँ, तो इसका मतलब a में 2π का क्या होगा, वर्ग होगा। वर्ग हो गया। जब आगे बढ़ते हैं तो क्या हो गया, पाई गुणते a का वर्ग बटा में 4π का वर्ग, 4π का वर्ग। तो 1π से 1π क्या हो गया, कट गया। तो ऊपर क्या बच गया, a का वर्ग बटा में 4π। ठीक है, ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल और ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। इसलिए v1/v2 बराबर a का वर्ग बटा में 4π। समझ रहा है। तब आगे बढ़ते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जब ऊपर करेंगे तो क्या होगा, जैसे देखो a का वर्ग बटा में a का वर्ग गुणते 4π ऊपर चलेगा, लेकिन 4 गुणते पाई का मान 22/7। ठीक है ना, 22 बटा क्या होगा, 7 होगा। तो इस कंडीशन में 22 तो ऊपर रह जाएगा। ठीक है ना,
जैसे अगर नहीं समझ में आ रही बात तो यहीं पर इसको हल कर लेना। जैसे यह a का वर्ग हो गया बटा में, इसको अगर हल करेंगे तो यह a का वर्ग बटा में 22 चौक 88, 22 चौक 88 और बटा में क्या हो गया 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा a का वर्ग गुणते 7 और बटा में a का वर्ग गुणते 88। कहीं सवाल में गलती हो रहा है? देखिए त्रिज्या निकाला है वहीं पर 2a बटा में पाई वर्ग का परिमाप 4a, वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर, परिधि का मतलब 2 पाई r। तो जब r का मान अगर हम निकालते हैं तो 2a बटा में पाई होगा, नीचे 2 है ऊपर 4 है तो 2 दूना के 4 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिस्टेक है ना, यहीं पर हम लोगों से गलती हुई है। सॉरी, इसको सुधार लेते हैं। हाँ देखिए, यहीं से थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था, ध्यान से देखें। r का मान जब इससे निकालते हैं अब तो इसका मतलब ये 2 पाई r इधर हो जाएगा बटा में 4a हो गया। तो r का वैल्यू निकालेंगे तो 4a बटा में 2 पाई होगा ना, तब 2 दूना के 4 हो जाएगा। यानी कन्फर्म है कि r का जो हमारा मान होगा 2a बटा में पाई होगा। ये त्रिज्या हो गया। अब क्या हम निकालेंगे? अब हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग a का वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब पाई r का वर्ग। ठीक है ना। तो r का वैल्यू यहाँ पर a के पद में निकाले हैं तो पाई गुणते 2a बटा में पाई का वर्ग, यानी पाई गुणते 4a का वर्ग और बटा में पाई का वर्ग। एक पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4a का वर्ग और बटा में पाई। अब इसका मान निकाल लेंगे 22 बटा में 7 करके। तो इसका मतलब ये वर्ग का क्षेत्रफल को अगर v1 और इसके अगर v2 कर देते हैं तो यह a का वर्ग बटा में 4a का वर्ग बटा में पाई। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पाई का मान 22 बटा क्या होगा 7 होगा। ठीक है ना। तो किसका क्षेत्रफल पूछा है तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए ऊपर केवल एक अंक है, तो जैसे देखो कभी भिन्न ऐसी अगर रहती है कि 3 बटा में 3 बटा में 5, तो करते क्या है आप 3 गुणते 5 बटा में 3 ऐसे करते हैं। तो यही बात सेम यहाँ पे है। तो इस कंडीशन में अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, ये पाई ऊपर केवल जाएगा, पाई कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। तो कन्फर्म है कि a का वर्ग गुणते पाई और बटा में 4a का वर्ग। ठीक है। जब आगे बढ़ते हैं तो a का वर्ग a के वर्ग से कैंसिल, 22 बटा में 7 है तो कन्फर्म है 22 और 7 कहाँ चला आएगा, नीचे आ जाएगा। 7 कहाँ आएगा नीचे। अब इसको काट देंगे, 2 दूना के 4, 11 दूना के 22, ऊपर हुआ 11 नीचे क्या हुआ 14, यानी इसका रेशियो हो जाएगा 11 संबंध 14। अब जो विकल्प होगा यानी विकल्प नंबर हमारा पहला सही है। देखिए जो हम बोल रहे हैं वो सच्चाई है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हों केवल नकल करके ट्रिक मारे हैं। क्योंकि अगर इसी चीज़ को अगर सॉल्विंग करके दिया गया होता कि लगाओ ना, तो 1-2 बच्चों को छोड़कर बाकी लोग नहीं लगा पाते। तो नकल करना छोड़िए, दिखावा ना कीजिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब कितने लोगों को तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो उनकी तो बात ही नहीं है। वो दोनों जगह का काम तमाम कर रहे हैं, अपना भी आटा गीला कर रहे हैं, घर वालों का भी गीला कर रहे हैं। अगला सवाल, 5वां सवाल दिया गया था, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या आपको छांटनी है। इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए थे। विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 4। ये दिया गया था 1/√2, फिर दिया गया था 2/√2, फिर दिया गया था 4/√2, फिर दिया था √2।
तो कन्फर्म है कि इसमें से हमें परमेय संख्या में आपको बताया गया है कि पी बाई क्यू के रूप में होता है, जहाँ पी और क्यू दोनों पूर्णांक होते हैं। तो इस कंडीशन में ये तो कन्फर्म ही कि अपर में है, ये भी अपर में है, ये भी अपर में है। लेकिन यहाँ पे चर्चा करें, भले ही ये करनी दिख रहा है, लेकिन अगर इस चीज को अगर हल करते हैं तो √8/√2 अगर इसको तोड़ेंगे तो √4 गुणते √2 बटा में √2 से कैंसिल हो गया, √4 बचा और √4 का मान क्या हुआ 2, यानी ये विकल्प चौथा सही है आपका। यही परमेय संख्या है, बाकी सब अपरमेय है। अगला प्रश्न, एक प्रश्न दिया गया था 6वां क्वेश्चन की मूल बिंदु से बिंदु 3, 4 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक बिंदु तो हमें दिया है और दूसरा हमारा मूल बिंदु है। कन्फर्म है कि मूल बिंदु का निर्देशांक हमको पता है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0, 0 होता है, इसलिए बिंदु 0, 0 तथा 3, 4 के बीच की दूरी अगर हम निकालते हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। आगे चलते हैं, 3 ऋण 0 का वर्ग प्लस 4 ऋण 0 का वर्ग √3 का वर्ग धन 4 का वर्ग 9 धन 16 √25 5। इसमें 4 विकल्प दिए गए थे, विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिया गया था। विकल्प में 6, 5, 4, 3, तो विकल्प नंबर क्या सही है 5 सही है। यही आपका मान। अगला क्वेश्चन दिया गया था आपको एक ठो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था कि द्विघात समीकरण दिया गया था कि द्विघात समीकरण 7x² - 8x ऋण 7 बराबर 0 का विविक्तर होगा। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, 4 विकल्प दिया गया था। विकल्प नंबर 1 में दिया गया था 280, फिर दिया गया था 260, 270, 250। ये हमारा समीकरण है समीकरण हमारा है दिया हुआ 7x² ऋण 8x ऋण 7 बराबर 0। विविक्तर निकालने के लिए तुलना कर लेते हैं ax² + bx + c = 0 से। a बराबर 7, b बराबर -8, c बराबर ऋण 7। विविक्तर d का मान b² - 4ac ऋण 8 का वर्ग ऋण 4 गुणते 7 गुणते ऋण 7 8 64 प्लस 7 7 49 4 9 36 को 6 हाथ में लगा 3 19 196 ऐड करेंगे 260। विकल्प आपका दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 एक ठो दिया गया था आपको, 8वां कि 7वां होगा, 6वां। चलो ठीक है। कह रहा है कि यदि x + 3y = 6 हो तो x और y के मान हैं। विकल्प 4 को दिया गया है, विकल्प 4 ठो दिया गया है आपको। विकल्प नंबर 1 में दिया गया है 0 6 और 0 6 3 1 1 3 और 6 6। ये विकल्प है आपका। कह रहा है कि यह जो हमारा समीकरण है x + 3y = 6, इसमें x और y का क्या वैल्यू हो सकता है। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए कन्फर्म है कि इसमें आकलन विधि से भी लगा सकते हैं।
आकलन द्वारा भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और आकलन विधि द्वारा नहीं लगाएंगे तो उसको सॉल्यूशन के माध्यम से निकाला जा सकता है। एक चर का मान निकाल करके दूसरे चर के बाद में फिर समीकरण में मान रखना होगा। ठीक है, तो नियम के अनुसार अगर देखते हैं, अगर x बराबर, अगर हम इसको पहले देखते हैं तो x बराबर 0 अगर रख देते हैं और y बराबर 6 रख देते हैं, क्योंकि कन्फर्म है कि ये पहला x है, दूसरा क्या है, y। तो इस कंडीशन में रखेंगे तो 36 क्या हो जाएगा, 18। 6 के बराबर नहीं होगा। इस पे आते हैं तो x बराबर 3 और y बराबर 1, तो 3 ये हो गया और 1 तिहाई 3, यानी 3 3 6। अगर इसको देखते हैं तो 1 आधन 3 तिली के 9 10 हो जाता है। ये तो भी नहीं करेगा। कंफर्म है कि आपका विकल्प कौन सा सही है, दूसरा, 3 और 1 का। अगला सवाल आपको दिया गया था, 9वां सवाल दिया गया था कि संख्या 135 तथा 225 का मौसा ज्ञात कीजिए, विकल्प में 4 विकल्प आपको दिए गए थे, पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला विकल्प में दिया गया था 25, फिर दिया गया था 35, फिर दिया गया था 45, फिर दिया गया था 55। किसी भी विधि से लगा लेते। 225 में चट से ना भाग देते 135 का, 135 से कम 135 घटाते 0 होता, 9 3 12। इसमें फिर 135 का भाग देते, एक बार ले जाते 90 होता, 45, फिर 90 से डिवाइड कर देते, 45 दुना के 90 कट गया, एलसीएम अरे मौसा 45, विकल्प तीसरा सही। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 दिया गया था कि द्विघात बहुपद x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 है, तो k का मान क्या करना है, निकालना है। विकल्प आपके पास 3 4। पहला विकल्प में दिया गया था 10 ऋण 10 ऋण 7 -2। करा कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा। तो इस कंडीशन में आप चलते हैं तो शून्यक का आशय आपको बताया गया है कि शून्यक का मतलब हल, यानी यह जो हमारा बहुपद है इसमें अगर इसका मान रखेंगे तो इसका वैल्यू शून्य मतलब शून्य हो जाना चाहिए। लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का शून्यक 2 है, अतः समीकरण में x बराबर 2 रखने पर उसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस k बराबर 0। कब, जब x का मान 2 रख लेंगे तब। इसका मतलब 2 का वर्ग प्लस 3 गुणते 2 और प्लस k इक्वल टू क्या, 0। 2 दूना के 4 3 दूना के 6 प्लस k बराबर 0, 6 4 10 प्लस k बराबर 0, k बराबर -10। विकल्प आपका दूसरा सही है। आपके बोर्ड के एग्जाम में 2023 के पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन 20 ठो जो होगा 1-1 नंबर का होगा, ठीक है। तो बोर्ड के समय तो आप नकल देख ही नहीं पाएंगे, इसलिए जो भी चीज आप पढ़ें उसको डीपली पढ़ें। ये नहीं कि किसी से परीक्षा के समय पूछ लिए तो ये तो आपका टेस्ट यहाँ पर था, परीक्षा के समय तो ये तो अलाउ नहीं रहेगा कि नहीं किसी से बात भी आप कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है ना। मेन क्वेश्चन कहा जाए तो यही है, क्यों यही है, क्योंकि इसी में आपको आजमाइश करना है कि आपको नॉलेज कहाँ तक है। उत्तर आपके सामने नजरों के सामने दौड़ता रहेगा, दिखता रहेगा, लेकिन कौन सा होगा ये वही बच्चा ट्रिक सही मार पाएगा जो भली भांति उस क्वेश्चन के बारे में जानता होगा।
कुल मिला जुला करके आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपका सारा सिलेबस मैंने ख़त्म कर दिया है। गणित 2 महीने पहले से ख़त्म की गई है, लेकिन जब आपका टेस्ट हो रहा है तो रिस्पांस सुनना आ रहा है। तो कुल मिला जुला करके आपको अब पढ़ना होगा। नहीं पढ़ेंगे आगे चलकर आपको दिक्कत होगी।